हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के लेकर चल रहे थे। लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन देखे थे आपने। ये क्वेश्चन था आपका लास्ट वाला, which has more number of atoms 100 gram of sodium and or 100 grams of iron, given the atomic masses of sodium is 23 and for iron is it is 56. ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर? आपको 100 ग्राम सोडियम दी गई थी, 100 ही ग्राम आपको आयन दी गई थी, और आपको बताना है किसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, यानी परमाणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लेते हैं कि 100 ग्राम में कितने मोल्स उनके आ रहे हैं। ठीक है ना? फिर आपको पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, उनमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए थे। तो आपने देखा कि सोडियम में आपके 100 ग्राम में एटम्स की संख्या ज्यादा होगी। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप सिंपल सा आइडिया भी लगाएं कि जो आपका एटॉमिक साइज है सोडियम का, वो छोटा है बहुत आयन की तुलना में। ठीक है ना? तो छोटा, अगर आप सेम चीजें लेंगे, सेम चीजें मतलब 100 ग्राम आपने सोडियम ली है और 100 ही ग्राम आपने आयन ली है, और आप कह रहे हो आयन में बड़े बड़े स्ट्रक्चर के एटम हैं और सोडियम में छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, तो ज्यादा कौन आएगा बताओ? 100 ग्राम में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एटम्स आएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। दूसरा, आपने देखा कि सोडियम के 100 ग्राम में 4.35 समथिंग आपके क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, इतने मोल आ रहे हैं, जबकि आयन के उस 100 ग्राम में कितने 2 पॉइंट आपका 10 मोल ही आ पा रहे हैं। तो इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट किए थे, देन आपने बोला था कि सोडियम जो है, सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे इन 100 ग्राम। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग: मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए बोला गया है। तो केमिकल फॉर्मूले इनके आगे ये लिखे गए हैं, जैसे कि द फॉलोइंग आर द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द अबव मेंशन लिस्ट। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का Ca हो गया, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 होल्ड ऑइल्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3। चलो नोट करो। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम लोग। गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है ना? यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, यौगिक दिए गए हैं, और उन यौगिकों में आपने बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है ना? चलिए लिखिए। दिए गए यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। ठीक है? सबसे पहला है क्विकलाइम, देन है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन है बेकिंग पाउडर, देन है पोटेशियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पर आपको जैसे क्विकलाइम है तो आपको पता होना चाहिए किसको क्विकलाइम कहा जाता है, या बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है या केमिकल नेम क्या है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है? तो क्विकलाइम लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन आपका उपस्थित होता है। ठीक है ना? पहली चीज। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। ठीक है ना? तो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन HBr। बेकिंग पाउडर में आपका क्या है, सोडियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, ये इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए एक लिखे, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है? तो क्या क्या एलिमेंट इसमें है? इसमें हाइड्रोजन,
और सल्फर है, और क्या है बताओ, ऑक्सीजन। यही है, ठीक है। चलो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, HNO3, तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए कुछ और कंपाउंड लिख लो। ग्लूकोज, C6H12O6, तो क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम है इसमें एंड क्लोरीन है, ठीक है। करो, लिखिए फेरस सल्फेट, FeSO4, आयन के लिए आता है फेरस, फेरस फेरिक वर्ड आयन के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें है आयन, Fe मतलब आयन है, सल्फर है S, एंड ऑक्सीजन मतलब O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना। 3 एलिमेंट है यहाँ पे। इथाइल अल्कोहल, और इसी को क्या कहा जाता है, एथेनॉल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है ना। तो क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। इथाइल अल्कोहल, लिखो सोडियम, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ओके। तो कितने एलिमेंट हो गए, 3, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ओके। चलिए कुछ कंपाउंड यहाँ पर होमवर्क में लिखिए, इसमें आप पता करेंगे क्या क्या एलिमेंट है। पहला लिखिए लेड नाइट्रेट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ओके। और लिखो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीथेन, ठीक है। इतने ये आपके 6 कंपाउंड्स हैं। इनमें आप लिखेंगे कि कौन से कंपाउंड में आपके कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यानी किस किस एलिमेंट से मिलकर के आपका कोई कंपाउंड बन रहा है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इथाइन, इथाइन होता है आपका C2H2, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच आते हैं 3 बंध और एक एक हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इथाइन, सल्फर मॉलिक्यूल S8 and phosphorus molecule P4, atomic mass of phosphorus is 31, hydrochloric acid HCl and nitric acid HNO3। इन सभी का आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास के लिए ही आ रहा है, बस आपको इसको ग्राम में व्यक्त करना है, ठीक है ना। चलिए
तो लिस्टेड बिलो इज द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इथाइन का जब 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2। ओके, तो कितना हो गया 2 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 26 ग्राम। ओके, देखो मोलर मास ऑफ इथाइन C2H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम। तो क्या किया, 2 को गुणा किया मास ऑफ कार्बन से जो कि 12 है, फिर उसमें प्लस किया गया 2 इंटू 1 यानी कि 2 और गुणा हाइड्रोजन का जो क्या था यहाँ पर एटॉमिक मास था। ओके, तो ये टोटल आपका 24 प्लस 2 यानी कि 26 ग्राम इसका मोलर मास आ गया, किसका, इथाइन का। ओके, सेकंड देखिए, मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल जो कि S8 है। ठीक है, एक सल्फर का आपको पता है 32 है, तो 8 इंटू मास ऑफ सल्फर 8 इंटू 32, तो ये आ गया 256 ग्राम। ओके ओके, बोलो भाई। चलिए, नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि P4 आपका यहाँ पर बनाता है, और P4 के लिए मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 4 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, और वो आपको दिया गया है 31, तो 4 इंटू 31 124 ग्राम। ओके, देन मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का आपका 1 और Cl का आप लेते हैं 35.5। ठीक है ना, तो 1 प्लस 35.5 आएगा 36.5 ग्राम। ओके, देन मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में है एक हाइड्रोजन, सो 1 प्लस नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14, तो प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 16 इंटू 3। ठीक है ना, तो कितना आ गया 1 प्लस 14 प्लस 48। ओके, 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 यानी कि 48, टोटल हो जाएगा 63 ग्राम। तो जितने पॉसिबल हो सकते थे वो सारे कंपाउंड हमने पहले भी किए जब हम यहाँ पर टॉपिक को अपना पढ़ रहे थे, और साथ ही जब आपका ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास हो गया या फॉर्मूला यूनिट मास आपका हो गया, उस सभी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ और कंपाउंड जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका आप करके लाएंगे होमवर्क में, जो कि क्या है NH3NO2 CH4 C2H4। ठीक है, चलिए इन सबका करके लाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। तो देखो, जो उसका एटॉमिक मास था जिसको आप U में ले रहे थे, किसी भी तत्व का जो आप मास U में ले रहे हो, यूनिफाइड मास में ले रहे हो या एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हो, उसी को जब आप ग्राम में लिख रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाता है 1 मोल का मास हो जाता है। यानी बेसिकली आपने बोला कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास, हम जो परमाणु का द्रव्यमान था वो 12 U ले रहे थे, लेकिन जब हमने 1 मोल के मास की बात की वो भी 12 आया, लेकिन वो हमने ग्राम में लिया। ठीक है ना, तो सेम नाइट्रोजन के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का मास 14 U होता है, तो यहाँ पर 1 मोल की बात की गई है तो हम उसको ग्राम में लिखेंगे 14 ग्राम। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 U, हम जानते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। सिंपल सी बात है, जो एटॉमिक मासेस आपने लर्न किए होंगे ना यूनिफाइड मास में कि इतना यू होता है, जैसे कार्बन का आपका 12 U है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का यहाँ पर आप 14 बता रहे हो, हाइड्रोजन का आप 1 बता रहे हो, तो इस तरह से जो आपने वो मासेस पढ़े हैं उन्हीं को आप ग्राम में बताएंगे, वो 1 मोल का मास हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ठीक है ना, तो एक जो एटॉमिक मास है वो 27 U है, तो यानी 1 मोल का कितना हो जाएगा 27 ग्राम हो जाएगा। तो जब ये 4 मोल्स की बात करेंगे तो 4 इंटू 27 हम लोग कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आपको 27 ग्राम है, सो मास ऑफ 4 moles of aluminium
इज इक्वल टू 4 इंटू 27, ठीक है ना। चलिए 108 ग्राम। चलिए ये वाला आप होमवर्क में कर लेंगे। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो पहले आपने क्या करना है, Na2SO4 का पूरा आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, और जिसको हम मोलर मास भी कह रहे हैं, ठीक है ना। मोलर मास निकाल लिया आपने, ग्राम में आ जाएगा मोलर मास। देन आप क्या करेंगे, उस मोलर मास को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। क्यों, क्योंकि हमें 10 मोल्स का यहाँ पर निकालना है। क्लियर है। चलिए निकालेंगे आप 2 मोल्स ऑफ, साथ ही H2O, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ CH4, 3 मोल्स ऑफ CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू अ मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम आपको वाटर दी गई है, एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है, पहले आपको बताना है कि ऑक्सीजन गैस का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है ना। जितना 1 मोल का द्रव्यमान है, फिर उसको आप 12 ग्राम के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो 1 मोल गैस की बात, ऑक्सीजन की बात अगर करेंगे, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पर 12 ग्राम का बताया गया है, तो 12 ग्राम कितना होगा बताओ। 16 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को यहाँ पर क्या करेंगे, 16 से 32 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात की गई है, तो O2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 12 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 2 मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 होता है ना, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो कितना आ गया 0.375 मोल्स आपका आ गया। देन 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर होता है H2O, H2O का होता है 18 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या कितना दिया गया 20 ग्राम। ओके, सो 20 इज डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ गया 1.11 मोल्स। नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है मोलर मास जो होता है। CO2 का 1 मोल का, जो एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप बोल रहे हो, वो 44 ग्राम है, यानी कि 1 मोल का मास भी क्या होगा 44 ग्राम होगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये कितना है 22 ग्राम है, आधा मोल हो जाएगा। और अगर आप 22 को 44 से डिवाइड भी करेंगे तब भी 0.5 मोल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपको दिया गया मास है उसको आप विभाजित करते हैं 1 मोल के मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, या कितने मोल का वो मास होगा, या किसी मास को आपने मोल में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाए। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के 0.2 मोल का मास कितना होगा, ठीक है ना। 1 मोल का मास पता होना चाहिए, देन 0.2 मोल का आप निकालोगे। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 U। जब एक एटम, एक परमाणु के एटॉमिक मास की बात होगी तो 16 ग्राम, वहां ऑक्सीजन गैस की बात हुई थी जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में थी, इसलिए 32 लिया गया था। सो मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 16 को, कितना आ गया 3.2 ग्राम। देन 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होगा, तो 0.5 मोल, 1 मोल का मतलब है यहाँ पर 18 ग्राम, तो 18 का हाफ हो जाएगा 0 पॉइंट, आधे मोल का वेट, ठीक है। तो 0.5 से आप 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 ग्राम। चलिए 3 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इसका मास निकालना है आपको होमवर्क में, एंड 6 मोल्स ऑफ H2O। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। देखो चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। अभी आने वाले सेशन से हम एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अभी भी कोई डाउट आएगा आपके जितने चैप्टर हो गए हैं उनमें,
तो आने वाले सेशन में आप लोग वो पूछ लेंगे, ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।